हेलो, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज हम डिबेंचर चैप्टर के ऊपर वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ। तो उसके अंदर जो टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करूँगी वो होगा मीनिंग और उसके फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, शेयर्स और डिबेंचर्स के कुछ टॉपिक मैं ले रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो भी एक थ्योरी का पार्ट है। तो उसमें से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता होता है, तो इसीलिए डिफरेंस स्पेशली यहाँ पे मैं कंसिडर करूँगी। टाइप्स ऑफ द डिबेंचर्स क्या हैं, ये आपके सिलेबस के अंदर आते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स लमसम के अंदर, उसके आगे 3 केसेस में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रही हूँ। दैट मीन्स एट पार, एट प्रीमियम एंड एट अ डिस्काउंट। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। डिबेंचर्स होते क्या हैं? डिबेंचर्स क्या है? एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है या फिर डॉक्यूमेंट है जिसको कंपनी इशू करती है ताकि वो जो भी बोरिंग ले रही है फ्रॉम द पब्लिक, दैट मीन्स इन द डेट के फॉर्म में, उसका एक डॉक्यूमेंट जो है वो उसको बना के दे पाए। और इसमें लिखा जाता है कि भी रीपेमेंट करेगी वो प्रिंसिपल अमाउंट का और साथ में इंटरेस्ट अमाउंट का। एक स्पेसिफाइड डेट वहाँ मेंशन होती है कि ये अमाउंट जो है वो पब्लिक को मिल जाएगी। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द डिबेंचर। दे आर नोन एज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। और उसके साथ आपका डिबेंचर्स होल्डर क्या होते हैं? ये वो बंदे होते हैं जिनको डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। दैट मीन्स दे आर द पर्सन टू हुम द डिबेंचर्स आर इशूड बाय द कंपनी। दे आर द लेंडर टू द कंपनी। लेंडर मीन्स जो लोन देते हैं, बोरिंग जो देते हैं टू द कंपनी, और उसके बदले में उनको डिबेंचर्स इशू कर दिए जाते हैं। और उसके बाद एक स्पेसिफाइड डेट के अंदर उनका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों ही चुका दिया जाता है बाय द कंपनी। अब जरा फीचर्स के ऊपर आते हैं। फीचर्स में अगर आप देख रहे हैं अ डॉक्यूमेंट दैट नोन एज द डिबेंचर सर्टिफिकेट दैट इज इशूड बाय द कंपनी टू द डिबेंचर होल्डर। ये क्या है? दैट इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, कि हाँ कंपनी ने उधार लिया है किससे? पब्लिक से। और ये एक एग्रीमेंट होता है कि डिबेंचर होल्डर एक फिक्स मोड के अंदर फिक्स पीरियड टाइम के बाद प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट उसको दे देगा। किसको? डिबेंचर होल्डर को। और जब भी आप डिबेंचर्स लिखते हैं इन द अकाउंट में, तो डिबेंचर तो लिखना ही है, साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके जरूर लगता है। दैट मीन जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया 10%, तो ये लिखा जाएगा 10% डिबेंचर्स। ये जो 10% है दैट इज नोन एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये एक एक्सटर्नल इक्विटी है या फिर इसको लॉन्ग टर्म बोरिंग मानी जाती है। बाय डिफॉल्ट लॉन्ग टर्म के अंदर लेके जाते हैं। ये सिक्योर्ड होता है बाय द चार्ज ऑफ एनी एसेट। ऑलमोस्ट डिबेंचर सारे जो हैं वो सिक्योर्ड होते हैं कि अगर इनकेस कंपनी पैसा ना रिटर्न कर पाए तो कोई एसेट बेचकर तो पब्लिक जो है वो अपना पैसा रिकवर कर सकती है। और ये एक तरह का चार्ज होता है अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो दैट मीन्स वेदर द कंपनी इज हैविंग लॉस, वेदर द कंपनी इज हैविंग प्रॉफिट, तो लॉस के केस में भी उसको ये इंटरेस्ट और डिबेंचर्स का पैसा जो है वो लौटाना होगा अगर उनकी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम आ चुकी है। अब चलते हैं, एक दूसरी टर्म भी है यहाँ पे, बॉन्ड्स। ये भी समझ लीजिए एक सेम सिनोनिम्स है किसका? डिबेंचर्स का। मतलब ये भी एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है जिसके अंदर साइन किए जाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। जो है वो कंपनी इशू करती है और साइन भी करती है। बट इसमें फ़र्क क्या है? वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट स्टेटेड रादर देन द अमाउंट पेबल ऑन मैच्योरिटी इज मैंशनड ओवर देयर। डिबेंचर्स के सर्टिफिकेट के ऊपर ये मैंशन होता है कि हाँ जी ये इतना पैसा जो है, इतना मैच्योरिटी के अंदर पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। बट जैसे हम पीछे मैंने आपको क्या बोला कि 10% डिबेंचर यहाँ पे लिखेंगे, तो बॉन्ड के केस में ऐसा नहीं लिखा जाता। ये यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको बॉन्ड लिखा जाएगा और जो मैच्योरिटी का अमाउंट जो है वहाँ पे विद इंटरेस्ट के साथ उसको देना होगा, वो उस सर्टिफिकेट के ऊपर मैंशन होगा। बस इतना डिफरेंस है इनमें। अच्छा, अब जरा शेयर्स और डिबेंचर्स के अंदर डिफरेंस क्या है वो कंसिडर कर रहे हैं। तो डिबेंचर्स क्या है? दैट इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है और देयरफॉर होल्डर ऑफ सच डिबेंचर इज नोन एज द लेंडर। बट दे आर द शेयर आर द पार्ट ऑफ द कैपिटल। और इसके ओनर को हम प्रॉपर ओनर बोला जाता है। दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे रिटर्न जो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, और ये प्री डिटर्मिंड होता है वेदर द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉस। बट ये इसको पैसा जो मिलता है, रिटर्न जो मिलता है, वो डिविडेंड फॉर्म के अंदर मिलता है। यहाँ इंटरेस्ट था, यहाँ डिविडेंड है जो पे किया जाता है बाय द कंपनी आउट ऑफ कहाँ से? फ्रॉम द प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तब तो डिविडेंड दिया जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।
नाउ रीपेमेंट डिबेंचर्स के केस में स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर उनका रीपेमेंट कर दिया जाता है और कंपनी को ये पेमेंट देना ही होता है। बट जो अमाउंट ऑफ शेयर है दैट इज़ फॉर द लाइफ टाइम। अगर जैसे एक्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर्स को छोड़ के इक्विटी शेयर जो है उनका पेमेंट तभी वापस होगा जब कंपनी वाइंड अप होगी या कोई यहाँ पर कंडीशन ना लगी हो तो उस केस में। ना उसके बाद जो डिबेंचर्स है वो कन्वर्ट करे जा सकते हैं इन द शेयर, बट इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, शेयर को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इन एनी काइंड ऑफ अदर सिक्योरिटी। तो दीज आर द डिफरेंसेस। ना उसके बाद आपके सामने कुछ और डिफरेंसेस मैं शो कर रही हूँ। जो डिबेंचर्स हैं वो डिस्काउंट के ऊपर इशू किए जा सकते हैं, बट जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंट के ऊपर इशू नहीं किए जा सकते हैं एक्सेप्ट द स्वेट इक्विटी शेयर्स। सिक्योरिटी, यहाँ पे डिबेंचर्स जो हैं वो मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड हो सकते हैं, बट ये तो कभी भी सिक्योर्ड नहीं होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द ओनर ऑफ द कंपनी। और रिस्क अगर देखेंगे तो डिबेंचर्स में रिलेटिवली सेफ होता है क्योंकि उनको ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो दे दिया जाता है बाय द कंपनी। बट अगर शेयर्स की बात करें ये रिस्कियर होते हैं। अगर इन केस कंपनी वाइंड अप होगी तो इनको समटाइम नथिंग दे हैव बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। और वोटिंग राइट, इनको वोटिंग राइट नहीं होता है, इनको होता है। और उसके बाद प्रायोरिटी है इन केस ऑफ वाइंड अप, डिबेंचर्स जो है उनको सबसे पहले पेमेंट किया जाता है और अगर कंपनी बंद हो रही है तो शेयर होल्डर्स को सबसे बाद में पेमेंट किया जाता है आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू द डिबेंचर्स होल्डर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूँ। यहाँ पे शेयर होल्डर और डिबेंचर्स के अंदर है, ये बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। बस थोड़ा सा टच करके मैं यहाँ से जाऊँगी। शेयर होल्डर क्या है? ओनर है, और ये क्या है? लेंडर है। इनको डिविडेंड मिलता है, इनको इंटरेस्ट मिलता है, इनको राइट है, वोटिंग राइट है जनरल मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने का, इनको नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज लास्ट वन इज इनका रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये इनका नहीं रिस्क होता है। तो ये दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर्स होल्डर। चलिए अब नेक्स्ट ले रहे हैं। ये जो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समटाइम क्वेश्चन भी आता है पेपर के अंदर। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो तरह के डिबेंचर्स हैं, एक सिक्योर्ड है, दूसरा क्या है? अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब है इनके आइदर दे आर फिक्स्ड एज ए चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज भी कह सकते हैं, ऑन सम काइंड ऑफ असेट इनके आगे गिरवी रखी होती है कि इफ द कंपनी इज अनेबल टू मेक द पेमेंट टू द डिबेंचर्स होल्डर देन दिस फिक्स्ड असेट विल बी सोल्ड इन द मार्केट एंड द मनी विल बी पेड टू द डिबेंचर्स होल्डर। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे सिक्योर्ड है या फिर अनसिक्योर्ड है। तो अनसिक्योर्ड के केस में यहाँ पे इनके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, इनका कोई चार्ज नहीं होता है एसेट के अंदर। नाउ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, दीज डिबेंचर्स आर रीपेबल एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड और बाय द इंस्टॉलमेंट। इनको पेमेंट कर दिया जाता है जब इनकी इनका मतलब प्रॉपर टाइम पीरियड जो है वो फिक्स्ड होता है। बट इररिडीमेबल में दे आर नॉट रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इनको रिडीम नहीं किया जाता है जब कंपनी वाइंड अप होती है या लिक्विडेट होती है, तब इनको पैसा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नाउ उसके बाद रिकॉर्ड और नेगोशिएबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रजिस्टर्ड और दूसरा है बेयरर और अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का मतलब है कंपनी के रिकॉर्ड में होल्डर का नाम होता है और टुवर्ड्स द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट किसको पे करना है ये सब मेंशन होता है। बट अनरजिस्टर्ड और बेयरर के केस में यहाँ का किसी भी बंदे का नाम रिकॉर्ड के अंदर रजिस्टर नहीं होता है। दैट मीन जस्ट लाइक जैसे करेंसी है, करेंसी के ऊपर अगर आप देखेंगे जो 10 रुपीज़ नोट है, किसी का नाम मेंशन नहीं है, जिसके पास है उसी का हो गया। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे सिर्फ कूपन्स अटैच कर दिए जाते हैं और जो कूपन लेकर आता है उसको इंटरेस्ट दे दिया जाता है। नाउ कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर अगर आप देखेंगे तो कन्वर्टेबिलिटी में दो तरह के डिबेंचर्स हैं, एक कन्वर्टेबल और दूसरा नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल वो होते हैं जो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और कन्वर्टेबल इनटू द शेयर, और दीज आर नोन एज द पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर। दैट मीन्स अगर पार्ट ऑफ द डिबेंचर्स कन्वर्ट होते हैं इक्विटी में, उनको पार्टली इक्विटी शेयर बोला जाता है, और जो फुल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाती है इक्विटी शेयर्स में उनको क्या बोला जाता है? फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल मेरा देखेंगे ये वो हैं जो कभी भी डिबेंचर्स जो हैं वो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूँ मैं, दैट इज द डिस्क्लोजर। कंपनी बैलेंस शीट के अंदर इनका डिस्क्लोजर कैसे होता है? वैसे तो बाय डिफॉल्ट दे आर ट्रीटेड एज द नॉन करंट, वैसे तो नॉन करंट ही मानते हैं इसको। बाय डिफॉल्ट हम क्या लेके जाएंगे? नॉन करंट इफ नथिंग इज मेंशन, बट इफ द टाइम पीरियड इज मेंशन, सपोज ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ रहा है या 12 महीने के अंदर आ रहा है, तो वो क्या कंसिडर होगी? करंट लायबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर जाएगी, और साथ में करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर, और साथ में करंट मैच्योरिटीज ऑफ द लॉन्ग टर्म। दैट मीन्स अगर करंट ईयर के अंदर, इस बात को आपको समझना जरूरी है, ये बात आपकी इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज मेरे डिबेंचर्स हैं 10 लाख के, राइट, मैं अभी प्रेजेंट ईयर के अंदर उनका रीपेमेंट का टाइम आ गया, तो वो किसके अंदर जाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेशो एनालिसिस में भी जब आप रेशोज कैलकुलेट करते हो तो ये पॉइंट आता है। तो इसीलिए ये कहा जाएगा करंट मैच्योरिटीज ऑफ द लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, और इसको हम कहाँ लेके जाएंगे? करंट लायबिलिटी। तो इसीलिए अगर कोई डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं द करंट पीरियड के अंदर, उनको करंट लायबिलिटी लेकर जाना है। इफ दे आर नॉट रिडीम्ड, तो आप इसको बाय डिफॉल्ट नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर ले जाके उसको एंटर कर सकते हैं, दैट विल बी शोन अंडर द लॉन्ग टर्म बोरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की बात कर रही हूँ। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने फॉर कैश है, दैट मीन्स दी अमाउंट कैन बी इशूड फॉर कैश, यानी कैश ले लेंगे और डिबेंचर्स बदले में इशू कर दिए जाएंगे। बट ये डिबेंचर जो हैं वो 3 तरीके से इशू किए जा सकते हैं, एट पार, एट ए प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट। उसी तरह से अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम कैश नहीं रिसीव करते हैं, हम यहाँ पे सेट ले लेते हैं उससे, और बदले में उसको डिबेंचर्स इशू कर दिया जाता है। और उस वेंडर को ये भी 3 तरीके से इशू किए जा सकते हैं, एट पार, एट ए प्रीमियम और एट ए डिस्काउंट। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब है जब आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो एक्सेप्ट द प्रिंसिपल एंड द प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पे हम, मतलब सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे, प्रिंसिपल और प्राइमरी सिक्योरिटी तो हमारी फिक्स सेट हो गई, बट अगर हम डिबेंचर्स भी सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे उसको इशू करते हैं, उनको बोलते हैं हमने कोलेटरल कर दिया। कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे या सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे हमने क्या कर दिया? दैट इज द डिबेंचर इशू कर दिए। चलिए एक एक करके अब ये सारे टॉपिक मैं न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। चलिए सबसे पहले ये आपके सामने चार्ट है, आप चार्ट देख सकते हैं। तो चार्ट में मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया है, फॉर कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश, कोलेटरल सिक्योरिटी। आगे इसके 2 केसेस हैं, लम्प सम एंड देन इंस्टॉलमेंट। जिन्होंने शेयर कैपिटल कर चुका होगा तो उनके लिए तो बहुत ईजी होने वाला है। अगर बेसिक भी आता है ना शेयर कैपिटल में, तब भी आप इसको सीख सकते हैं। शेयर कैपिटल में फोरफीचर वगैरह वो सब आता है, प्रोराटा अलॉटमेंट, यहाँ इतना ज़्यादा टफ नहीं है। बट ये कि ये चैप्टर एज कम्पेयर टू शेयर कैपिटल इट इज़ ईजी। सो मैं यही सजेस्ट करूँगी ये चैप्टर सारे स्टूडेंट्स करें। तो एट पार, एट ए प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट, तो इस तरह से हैं। चलिए अब लमसम केस के अंदर जा रही हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं लमसम कवर करूँगी आपका। तो लमसम में अगर आप देख रहे हैं, आपको याद होगा एट पार के अंदर जब हमने शेयर इशू किए थे तो शेयर वहाँ पे एंट्री करी थी, बैंक अकाउंट डेप्टी टू, यहाँ पे डिबेंचर की जगह पे शेयर लिखा था, जो मैंने एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपको याद आ चुका होगा तो एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बट इस चैप्टर में शेयर की जगह पे क्या आ गया? डिबेंचर्स, बस इतना फ़र्क है। उस तरह से जब आप अलॉटमेंट करेंगे तो आपकी एंट्री होगी यहाँ पे, पहले आप शेयर लिखा करते थे, अब डिबेंचर लिखना है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। और उसके बाद ये देख रहे हो एक्स परसेंटेज, दैट मीन्स 10% या 12%, जितना भी वहाँ मेंशन होगा ये जरूर लिखना है। इट मीन्स 12% डिबेंचर यहाँ पे लिखना है आपने, बट पहले क्या लिखते थे? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को काट के आपने 12% या 10% डिबेंचर्स यहाँ पे लिखना शुरू कर देना है। और उसके बाद अगर कोई एक्सेस अमाउंट रिफंड के फॉर्म के अंदर आ रही है उसको आपने एंटर कर देना है। तो ये आपका एट पार वाला केस है। तो अब इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ। अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसके अंदर एक क्वेश्चन मैंने एट पार के केस में लिया है। 20,000 डिबेंचर इशू हो रहे हैं, ये देखिए 9% डिबेंचर्स हैं, बट 9% डिबेंचर का भी करना, 9% का भी करना नहीं है, सिर्फ ये आपके अकाउंट के अंदर अटैच हो जाएगा। 100% है पेबल ऑन एप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल, और एप्लीकेशन 20,000 आई हैं, डिबेंचर्स सबको लॉट कर दिए गए हैं और इशू कर दिए गए हैं। इट मीन्स पैसा सारा आ चुका है। तो पहली एंट्री आपकी बन गई, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपका ये मनी आ गया,
दैट इज 20 लाख। बैंक अकाउंट एप्टी टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जस्ट लाइक शेयर कैपिटल, वहाँ करते थे बैंक अकाउंट एप्टी टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहाँ पे क्या करना है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और उसी के साथ यही पैसा डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का कहाँ ट्रांसफर होता था, पहले कहाँ होता था, शेयर कैपिटल में, अब कहाँ होगा, परसेंटेज डिबेंचर के अंदर। बस इतना फर्क है आपका, ये 9% डिबेंचर्स, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन के अंदर मेंशन था तो इसी को ही कंसिडर किया जा रहा है। तो एंट्री कंप्लीट हो गई, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एप्टेड टू 9% डिबेंचर एंड द मनी विल बी सेम। चलिए अब इसी के साथ में एट प्रीमियम का भी केस यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आपको समझा रही हूँ। तो एट अ प्रीमियम का मतलब है पार से, दैट मीन्स अगर 100 रुपीज़ नॉमिनल वैल्यू है तो 10 रुपये एक्स्ट्रा हम उससे ले रहे हैं। तो ये सेम केस आपने शेयर कैपिटल में भी कर रखा है। तो इसीलिए यहाँ पे 10,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% है। तो दैट मीन्स अब अगर पहली एंट्री की अमाउंट, तो वो एंट्री तो वही सेम है, बैंक अकाउंट एप्टी टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बट हाउ यू विल कैलकुलेट द मनी। ये जो 100 नज़र आता है ना, 100 का आप 10% कर लीजिए तो ये आ जाएगा 10 रुपीज़। इट मीन्स 10 रुपीज़ आपका क्या बन गया, प्रीमियम, और 100 आपकी रुपीज़ आपकी क्या बन गई, नॉमिनल वैल्यू। तो टोटल मनी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, दैट मीन्स पहली एंट्री का जाएगा, दैट इज़ 110। इसकी अमाउंट आएगी 10,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 110, तो ये मनी आपकी 11 लाख इस तरह से आ रही है। अब नेक्स्ट एंट्री देखिए, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर वही ये मनी और ये मनी दोनों सेम होंगी। तो उसके बाद 10% डिबेंचर्स में कितने पैसे ट्रांसफर होंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। हमेशा यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू जाती है, कीप इन माइंड। तो ये 10 लाख इस तरह से बन रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम में उसका पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, सेम जैसा आपने शेयर कैपिटल में किया था, वेरी इजी। सो हमने एट प्रीमियम का केस हैंडल कर लिया। अब थोड़ा सा डिस्काउंट के बारे में, क्योंकि शेयर कैपिटल में आपने नहीं किया था, तो उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको गाइड करूँगी। ये आपके सामने डिस्काउंट का सबसे पहले मैं शो कर रही हूँ। डिस्काउंट के केस में अगर आप देखेंगे तो दैट मीन्स डिबेंचर्स व्हेन इशूड एट अ डिस्काउंट होता है, तो इट मीन्स लेस देन द नॉमिनल वैल्यू, दैट मीन्स फेस वैल्यू से पैसा आपको रिसीव होगा। सपोज आपने डिबेंचर 100 रुपीज़ के साथ इशू किए थे, बट आपको 5 रुपीज़ क्या चल रहा है डिस्काउंट, दैट विल बी मैंशन टू यू इन द क्वेश्चन। तो 95 के साथ आपको मनी जो है वो रिसीव होगा। तो इट मीन्स आपकी जो पहली एंट्री की अमाउंट जाने वाली है वो यहाँ पे, दैट मीन्स सपोज 100 डिबेंचर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 95 डिस्काउंट काट के जाएगी। ये आपकी पहली एंट्री है, वही सेम बन रही है जो अभी आपने पीछे क्वेश्चन भी मैंने आपको करके दिखाया। तो बैंक अकाउंट एप्टी टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, दैट मीन्स आफ्टर डिस्काउंट आपने ये एंट्री पास करनी है। चलिए आगे नेक्स्ट एंट्री में आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट एंट्री जब आप करेंगे लमसम केस के अंदर, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो डेबिट होगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये पूरा आपने लिखना है, डोंट राइट ओनली डिस्काउंट, तो नहीं तो नंबर कटते हैं फिर। तो यहाँ पे आपका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू के साथ जाएगी, यहाँ डिस्काउंट की वैल्यू जाएगी, राइट, और यहाँ पे जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है यहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से आपने एंट्री कंप्लीट करनी है। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, दैट इज़ अ लॉस फॉर द कंपनी, और कंपनी कहती है उसी साल इसको ख़त्म कर दो। तो इसीलिए लास्ट एंट्री एक और अटैच होगी कि अगर तो लॉस कहाँ से निकलेगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम देखना कि क्वेश्चन के अंदर पड़ा हुआ है, चाहे प्रेजेंटली है, अभी रिसेंटली आपने ऐड किया है, तो ये सबसे पहला पैसा जो है लॉस को रिकवर करने के लिए वहाँ से निकलेगा। बट अगर सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन के अंदर नहीं है, कोई पुरानी अमाउंट भी मेंटेन नहीं है, तो हम ये पैसा कहाँ से निकालेंगे, फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के अंदर, और उसके बाद ये लॉस को हम इस तरह से ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से आपने ये एंट्रीज जो है वो करनी है। चलिए अब इसके साथ एक क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ, दैट मीन्स लमसम केस के अंदर एट ए डिस्काउंट कैसे हैंडल होगा वो देख रहे हैं। 30,000 शेयर इशू हुए हैं 100 ईच के अकॉर्डिंगली, डिस्काउंट कितना चल रहा है, 5। तो डिस्काउंट की अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 100 का 5% करके, तो इट मीन्स आपका डिस्काउंट आ जाएगा 5 रुपीज़। नॉमिनल वैल्यू क्वेश्चन में कितनी चल रही है, 100, तो इट मीन्स 100 में से 5 आप काटोगे तो 95 आपकी पहली एंट्री की अमाउंट नज़र आएगी। इट मीन्स 30,000 मल्टीप्लाई बाय 95 अगर आप करेंगे तो 28,50,000 नज़र आएगा आपको। तो इसी तरह से 28,50,000 ये नेक्स्ट एंट्री की अमाउंट सेम जाएगी। इसके साथ डिस्काउंट की अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुई,
30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 1.5 लाख आ गया। उसके बाद 30,000 मल्टीप्लाई बाय, हमेशा नॉमिनल वैल्यू के साथ 10% डिबेंचर में अमाउंट ट्रांसफ़र होती है, इट इज़ 30,000। और जो लास्ट एंट्री है, मैंने अभी आपको पीछे क्या बताया कि ये जो डिस्काउंट है एक तरह का क्या है, लॉस है। अगर क्वेश्चन में चेक करो कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो इसीलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट फिर पैसा कहाँ से निकलेगा, फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ये जो लास्ट एंट्री है ये राइट ऑफ किया जा रहा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो एंट्री कंप्लीट होती है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेप्टी टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1,50,000। तो इस तरह से ये मैंने आज इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा थ्योरी पार्ट और लमसम के तीनों केसेस कवर किए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू।